नमस्कार, नादी टीवी में आपका बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोबरी। और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं राजधानी भोपाल की बड़ी खबर के साथ, जहां दीनदयाल रसोई योजना का तीसरा चरण शुरू होने वाला है। योजना के तीसरे चरण की शुरुआत होगी, जहां कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में आयोजन किया जा रहा है। सीएम शिवराज सिंह चौहान इसकी शुरुआत करने वाले हैं। साथ ही 60 से अधिक नगर पालिकाओं में इसकी शुरुआत होगी। गरीबों को 5 रुपए में पौष्टिक भोजन मिलेगा। राजधानी में अतिथि शिक्षकों की पंचायत भी होने वाली है, जहां शिक्षकों की पंचायत में सीएम शिवराज सिंह चौहान भी शामिल होंगे। साथ ही 10,000 से अधिक अतिथि शिक्षक भोपाल पहुंचने वाले हैं। देखिए, अगर दीनदयाल रसोई योजना की बात कर ली जाए तो इसके 2 चरण पूरे हो चुके हैं और अब तीसरे चरण की शुरुआत की जा रही है, जहां कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में एक बड़ा आयोजन किया जाएगा, जिसमें सीएम शिवराज सिंह चौहान मौजूद रहेंगे और सीएम शिवराज सिंह चौहान की मौजूदगी में इसकी शुरुआत की जाएगी। तो 60,000 से अधिक नगर पालिका ऐसी है जहां पर इसकी शुरुआत होने वाली है। और देखिए, राज्य सरकार हर वो संभव प्रयास करता है जिसकी वजह से जो गरीब वर्ग है उसे योजनाओं का लाभ मिल सके, और इसी के तहत दीनदयाल रसोई योजना लॉन्च की गई थी। इसके 2 चरण पूरे हो चुके हैं और अब तीसरे चरण की शुरुआत होने वाली है, जहां इस दीनदयाल रसोई योजना का लक्ष्य है कि तमाम जो गरीब वर्ग हैं उसे 5 रुपए में भरपेट पौष्टिक भोजन मिल सके। और इसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए अब तीसरा चरण भी शुरू होने वाला है, जिसकी शुरुआत सीएम शिवराज सिंह चौहान आज से करने वाले हैं। इसके अलावा अन्य कार्यक्रमों की बात कर ली जाए तो राजधानी में अतिथि शिक्षकों की पंचायत भी होने वाली है, जिसमें शिक्षकों की पंचायत में सीएम शिवराज सिंह चौहान शामिल होंगे। 10,000 से ज्यादा अतिथि शिक्षक हैं जो कि राजधानी भोपाल पहुंचने वाले हैं। तो काफी खास कार्यक्रम आज सीएम शिवराज सिंह चौहान का। ज्यादा जानकारी लेके हमारे साथ में संवाददाता विवेक पांडे जुड़ गए हैं। विवेक, राज्य सरकार का एक लक्ष्य था कि जो गरीब वर्ग है उसे 5 रुपए में भरपूर पौष्टिक भोजन मिल सके, और इसी के चलते 2 योजनाएं चलाई गई। 2 चरण इसके पूरे हो चुके हैं और अब तीसरे चरण की शुरुआत होने वाली है। देखिए, दीनदयाल रसोई योजना की शुरुआत प्रदेश भर में की जाएगी। करीब 60 से अधिक नगर पालिका के जो क्षेत्र है वहां पे दीनदयाल योजना को लागू किया जाएगा। इसके तहत जी। 5 रुपए में भोजन हर जरूरतमंद व्यक्ति को दिया जाएगा। न सिर्फ गरीब बल्कि हर व्यक्ति, अगर उसे भोजन की जरूरत है तो 5 रुपए में उसे दीनदयाल रसोई में भोजन मिल जाएगा। और इसकी शुरुआत आज मुख्यमंत्री कर रहे हैं। राजधानी के कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में 10 बजे सुबह ये कार्यक्रम होगा। और न सिर्फ राजधानी बल्कि प्रदेश भर में जो करीब 60 से अधिक नगर पालिका है वहां पे इसकी शुरुआत होगी। 2 चरण पूरे हो चुके हैं, ये तीसरा चरण है। चौथा चरण भी शुरू होगा। चलित दीनदयाल रसोई योजना शुरू कर रही है। दरअसल जो लोग मजदूरी करते हैं उन तक भोजन पहुंच सके और इसके लिए उन्हें भटकना ना पड़े, इसके लिए चलित दीनदयाल रसोई योजना की भी शुरुआत सरकार करने जा रही है। लेकिन इसके लिए फिलहाल थोड़ा समय लगेगा। जो नगरीय प्रशासन विभाग है, डायरेक्टोरेट है, उसने इस योजना को लेकर काम शुरू कर दिया है। आने वाले 2 से 3 महीने के अंदर इस काम को, प्रोजेक्ट को पूरा कर लिया जाएगा। और फिलहाल इस योजना में अभी 2 से 3 महीने का समय लग सकता है। लेकिन जो 60 से अधिक नगर पालिका है वहां पे आज से जो जरूरतमंद व्यक्ति हैं उन्हें 5 रुपए में भोजन देने की सुविधा आज से शुरू की जाएगी। दूसरा मुख्यमंत्री का कार्यक्रम है लाल परेड ग्राउंड में। जी। अतिथि शिक्षकों का प्रदेश भर से जो अतिथि शिक्षक है उनका बड़ा सम्मेलन है, और इसे ना ही सम्मेलन कहा जाए बल्कि पंचायत की जाए। और इसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी शामिल होंगे। दोपहर 12 बजे करीब 10,000 से अधिक अतिथि शिक्षकों के साथ मुख्यमंत्री चर्चा करेंगे। उनकी समस्याओं को लेकर निराकरण कर सकते हैं। इसके अलावा जो उनकी मांगे हैं उनकी सुनवाई जरूर की जाएगी। पिछले कई सालों से अतिथि शिक्षक नियमितीकरण सहित और अन्य सुविधाओं को लेकर सरकार से मांग कर रहे थे, और यही कारण है कि चुनाव से ठीक ऐन वक्त पहले अतिथि शिक्षकों की भी सुनवाई की जा रही है। लंबे समय से स्कूल कॉलेजों में जो गेस्ट फैकल्टी के तौर पे अतिथि शिक्षक पदस्थ किए गए थे उनका बड़ा कार्यक्रम है, और इस लिहाज जी। से मुख्यमंत्री इसमें कई ऐलान और घोषणाएं भी कर सकते हैं। जी, तो अतिथि शिक्षकों के लिए और साथ ही साथ उन तमाम गरीब वर्गों के लिए एक अच्छी खबर इसे माना जा सकता है, क्योंकि सीएम शिवराज सिंह चौहान के द्वारा एक सौगात भी दी जा सकती है अतिथि शिक्षकों को। मैं आपके पास लौटूंगी विवेक, आप हमारे साथ में बने रहिए।
चलिए बात कर लेते हैं बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा की, जिसकी शुरुआत कल यानी कि 3 सितंबर से होने वाली है। कल से पहले चरण की यात्रा शुरू होगी, जहां नीमच से यात्रा की शुरुआत होगी। जेपी नड्डा आशीर्वाद यात्रा में शामिल होंगे और साथ ही 5 चरणों में ये जन आशीर्वाद यात्रा निकलने वाली है। ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ में विवेक लगातार जुड़े हुए। विवेक, बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा 5 यात्राएं मध्य प्रदेश में होने वाली है और इसका नेतृत्व केंद्र की ओर से किया जाएगा। फिलहाल अगर कल की बात कर ली जाए तो कल जेपी नड्डा इसका शुभारंभ करने वाले हैं और इसकी यात्रा की शुरुआत करने वाले हैं। ऐसे में तैयारियों को लेकर अगर बात कर ली जाए तो क्या कुछ तैयारियां की जा रही है और जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर जो कार्यकर्ता है, पदाधिकारी है, उनमें कितना उत्साह देखने को मिल रहा है? देखिए, साल 2008, 13, उसके बाद 18 और अब 23, ये लगातार 4 साल का कार्यकाल रहा है कि जब सरकार बीजेपी की रही तब जनता के बीच जाने के लिए जन आशीर्वाद यात्रा का सहारा लिया गया और ठीक इसी यात्रा के जरिए जनता से संवाद करने की सरकार की कोशिश रही और ठीक अब कबायद विधानसभा चुनाव से ठीक पहले की जा रही है। मध्य प्रदेश में कल से इस यात्रा की शुरुआत हो जाएगी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के नेतृत्व में इस यात्रा की शुरुआत नीमच से की जाएगी। आज राजधानी के बीजेपी दफ्तर से इस यात्रा में शामिल होने वाले रथों को निकाला जाएगा, यानी कि उनको रवाना किया जाएगा और ये कल से यात्रा पूरे प्रदेश भर में शुरू हो जाएगी। इसके 5 चरण बनाए गए हैं। पहले चरण में जेपी नड्डा, फिर उसके बाद राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, अमित शाह और अंतिम जो 25 तारीख को जब ये यात्रा खत्म होगी तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। और जब पिछले दिनों इस यात्रा को लेकर कार्यक्रम तैयार किया गया था तो ऐसे इस रूट को तैयार किया गया है जिससे कम समय के अंदर प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बीजेपी जन आशीर्वाद यात्रा कर सके। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस यात्रा में केंद्रीय आला कमान के साथ साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी शामिल होंगे। हालांकि मुख्यमंत्री चुनावी दौरों के साथ साथ पार्टी के तमाम कामकाज और प्रदेश के तमाम योजनाओं और कामकाज को लेकर व्यस्त रहेंगे, इसलिए उन्हें आधे दिन का समय आरक्षित किया गया है कि आधे दिन जो जन आशीर्वाद यात्रा होगी वो मुख्यमंत्री उसमें शामिल रहेंगे और बाकी का जो रहेगा उसमें स्थानीय नेता, मंत्री और सांसदों को भी शामिल किया जाएगा। कुल मिला के बात कही जाए तो बीजेपी एक चुनाव से पहले एक जन समर्थन और जनता के बीच में बीजेपी का क्या रुख है। हालांकि एंटी इनकम्बेंसी तो हर साल होती है, लेकिन इस बार कुछ और एंटी इनकम्बेंसी के अलावा है कि पार्टी के अंदर सबसे ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी है जनता की अपेक्षा। इसलिए न सिर्फ जनता बल्कि कार्यकर्ताओं से भी जो बीजेपी के दिग्गज या फिर केंद्रीय मंत्री हैं वो भी संवाद इस जन आशीर्वाद यात्रा के जरिए करने की कोशिश कर। तो बीजेपी कार्यकर्ताओं की बात कर ली जाए तो उनमें उत्साह, जोश तो साफ तौर पर नजर आ रहा है, लेकिन जिस प्रकार से जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत 210 विधानसभा क्षेत्रों को ये कवर करने वाली है, कितनी सफलता मिल पाती है, कितना जन समर्थन मिल पाता है, ये तो 2023 का रिजल्ट बताएगा। मैं आपके पास लौटूंगी विवेक। राजधानी भोपाल से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर कांग्रेस के जिला अध्यक्षों की बैठक होने वाली है। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में ये बैठक होगी, जहां ऑब्जर्वर रणदीप सुरजेवाला ये बैठक लेने वाले हैं। भंवर जितेंद्र सिंह भी बैठक में मौजूद रहेंगे। साथ ही बैठक से पहले इकट्ठा करने वाले हैं ग्राउंड जीरो पर और उसके साथ ही विधायकों के साथ में चर्चा भी की जाएगी। ज्यादा जानकारी लेंगे, विवेक लगातार जुड़े हुए हमारे साथ में। विवेक, कांग्रेस के जिला अध्यक्षों की बैठक है, क्या कुछ मायने निकाले जाए इस बैठक के, क्योंकि चुनावी साल भी है? देखिए, मध्य प्रदेश में अब कांग्रेस का आला कमान सक्रिय हो गया है और मध्य प्रदेश में चुनाव प्रभारी यानी कि इलेक्शन इंचार्ज और चीफ ऑब्जर्वर रणदीप सुरजेवाला और जितेंद्र भंवर सिंह, ये दोनों ही नेता पहली बार जिम्मेदारी मिलने के बाद मध्य प्रदेश आ रहे हैं और राजधानी में बड़ा कार्यक्रम रखा गया है और इसमें प्रदेश भर के सभी जिलाध्यक्ष और जिला प्रभारियों को बुलाया गया है। उनसे दोनों ही नेता चर्चा करेंगे और हर जिले की अलग अलग समीक्षा होगी और ये जानने की जरूर कोशिश होगी कि आखिर कांग्रेस का ग्राउंड कितना है, कांग्रेस के जो तमाम प्रत्याशी संभावित हो सकते हैं या फिर मौजूदा विधायक, उनकी क्षेत्र में या इलाके में स्थिति कैसी है, इसका फीडबैक सीधा जिला अध्यक्ष और जिला प्रभारी से ही सुरजेवाला और भंवर जितेंद्र सिंह लेंगे। जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस ग्राउंड रिपोर्ट के आधार पर ही कल एक बैठक होगी जिसमें बीजेपी के कांग्रेस के जो तमाम मौजूदा विधायक है उनके साथ 1-to-1 चर्चा रणदीप सुरजेवाला और भंवर जितेंद्र सिंह करेंगे। इसके पीछे की वजह है कि पहले जिला अध्यक्ष और जिला प्रभारी से ही फीडबैक ले लिया जाए कि आखिर विधायकों की मौजूदा स्थिति क्यों है, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इन तमाम बातों
को ध्यान में रखते हुए ही टिकट का ऐलान होगा और कांग्रेस इस बिल्कुल भी कोई रिस्क लेना नहीं चाहती है कि किसी भी जो पैराशूट प्रत्याशी कहा जाता है किसी को ऐसा टिकट दे दिया जाए, क्योंकि जी सर्वे भी एआईसीसी करा रहा है, प्रदेश कांग्रेस भी करा रही है और कमलनाथ खुद सर्वे करा रहे हैं। इन 3 सर्वे के आधार पर अगर स्थानीय संगठन की तरफ से रजामंदी नहीं है तो प्रत्याशी को टिकट नहीं दिया जाएगा। ये बात कमलनाथ पहले ही कर चुके हैं और ठीक इसी बात को ध्यान में रखते हुए सुरजेवाला भी इसी पैटर्न पे पहले जिलाध्यक्ष की बैठक करेंगे, उसके बाद कल बिल्कुल विवेक, विधायकों तो जिला अध्यक्षों तो की जिसके बैठकों रिपोर्ट के खराब बाद होगी में उनके और फीडबैक रिपोर्ट लेने चेक के बाद करके में साफ हो उसके जाएगा कि जरूर विधायकों की सक्रियता मध्य प्रदेश में कितनी और किस प्रकार से काम कर रहे हैं और जनता में क्या कुछ देखने को मिल रहा है, उनके द्वारा क्या कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। मैं आपके पास लौटूंगी विवेक। देखिए, चुनावी साल है, ऐसे में कांग्रेस के जिला अध्यक्षों की बैठक भी शुरू हो चुकी है, जहां आज से इसकी शुरुआत होने वाली है और तमाम जो जिला अध्यक्ष हैं उनसे फीडबैक भी यहां पर जो कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं उनके द्वारा लिया जाएगा और विधायकों की किस प्रकार की सक्रियता है, क्या स्थिति है मध्य प्रदेश में, इसकी एक प्रतिक्रिया और साथ ही फीडबैक जिला अध्यक्षों से लिया जाना है। मध्य प्रदेश में चुनाव करीब है और ऐसे में बीजेपी को एक बड़ा झटका लग सकता है। आपको बता दें कि कांग्रेस में बीजेपी के जो नेता हैं वो शामिल होंगे, जहां विधायक और पूर्व विधायक और महिला नेत्री भी शामिल होने वाली है। कमलनाथ नेताओं को सदस्यता दिलाएंगे, जहां कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में सदस्यता कार्यक्रम होगा और ये सदस्यता लेने वाले हैं। साथ ही वीरेंद्र और कांग्रेस का दामन थामेंगे और भंवर सिंह शेखावत, चंद्रभूषण बुंदेला कांग्रेस में शामिल होंगे। तो देखिए, वीरेंद्र सिंह रघुवंशी की बात कर ली जाए तो उन्होंने हाल ही में बीजेपी पर कई गंभीर आरोप लगाए थे, भ्रष्टाचार की बात कही गई थी और इसी की नाराजगी उन्होंने व्यक्त की थी। उसके अलावा भंवर सिंह शेखावत और चंद्रभूषण बुंदेला ने भी कई गंभीर आरोप लगाए हैं। ज्यादा जानकारी लेंगे, विवेक लगातार हमारे साथ में जुड़े हुए। विवेक, कांग्रेस में बीजेपी नेता शामिल होने वाले हैं, ऐसी जानकारी सामने आ रही है। ऐसे में अगर बात करी जाए तो चुनावी साल है और काफी कम समय बचा है, अब बीजेपी को कितना नुकसान हो सकता है? देखिए, पिछले दिनों मध्य प्रदेश कैबिनेट के वरिष्ठ मंत्री का एक बयान सामने आया था। ओम प्रकाश सखलेचा है, एमएसएमई मंत्री हैं, काफी दिग्गज नेता हैं और पार्टी में उनका अच्छा होल्ड है और उन्होंने एक बात कही थी कि अगर समुद्र से 2-4 लोटे पानी कोई ले लेता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी कि बीजेपी से कोई नेता जाता है तो उससे फर्क नहीं पड़ता है। और इसका उदाहरण ये है कि जो नेता कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं वो गंभीर आरोप लगाने के बाद कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। इसमें शुरुआत की जाए तो बड़ी संख्या है, बड़ी फहरिस्त है कि जिन्होंने आरोप लगाए कमीशनखोरी, भ्रष्टाचार, ये आरोप पार्टी पर लगे। स्थानीय कार्यकर्ताओं के साथ अपेक्षा के भी आरोप पार्टी पर है। हालांकि इसकी डैमेज कंट्रोल की कोशिश की गई उस वक्त जब दीपक जोशी पूर्व मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे हैं और जब उन्होंने पार्टी से चर्चा की, उनकी जब सुनवाई की गई तब भी वो संतुष्ट नहीं हुए। यानी कि बीजेपी में ऐसी जरूर कोई ना कोई वजह है जिससे नेता पलायन करने के लिए कोशिश कर रहे हैं और पलायन हो भी रहे हैं। और आज इसका असर देखने के लिए मिलेगा कि बीजेपी के 6 यानी कि आधा दर्जन नेता कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे। इसमें मौजूदा विधायक वीरेंद्र रघुवंशी हैं, पूर्व बदनावर से विधायक भंवर सिंह शेखावत है, इसके अलावा प्रभुदयाल खटेक, अनीता खटेक और अंजू रघुवंशी सिंधिया समर्थक रही हैं और जब सिंधिया कांग्रेस छोड़ के गए थे तब अंशु रघुवंशी कांग्रेस में शामिल हो गई थी। और ठीक इसी तरीके से बुंदेलखंड में चंद्रभूषण बुंदेला जो ललितपुर से आते हैं बसपा में शामिल थे लेकिन अब कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे। इसके पीछे की वजह है कि बुंदेला की ये कोशिश है कि मध्य प्रदेश में जो बुंदेलखंड से सटी हुई विधानसभा क्षेत्र है वहां से वो टिकट कांग्रेस के जरिए ले सके, जिससे चुनाव में उन्हें मौका मिले और यूपी के बजाय मध्य प्रदेश से चुनाव लड़ने की इच्छा बुंदेला की है। हालांकि महत्वपूर्ण बात है कि कांग्रेस इन सभी नेताओं को आज सदस्यता जरूर दिलाएगी, लेकिन टिकट देने की जहां तक सवाल है इसके लिए जी बिल्कुल, सवाल यही उठा है
तमाम जो दिग्गज नेता है वो अगर कांग्रेस में शामिल होते हैं, कांग्रेस की सदस्यता लेते हैं, तो क्या उन्हें 2023 के चुनावी रण में उतारा जाएगा, उम्मीदवार बनाया जाएगा? तमाम सवाल है, लेकिन इसका जवाब के लिए इंतजार करना पड़ेगा। मैं आपके पास लौटूंगी विवेक। तो देखिए, चुनावी साल है और ऐसे में जो दल बदल का दौर है वो भी शुरू हो चुका है और इसी के मद्देनजर तमाम जो बीजेपी के नेता है वो अब कांग्रेस में शामिल होने जा रहे हैं। एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां उमरिया से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। जिला आबकारी अधिकारी अटैच किए गए हैं, जहां विभाग ने उड़न दस्ता में अटैच किया। लोकायुक्त ने रीनी गुप्ता को ट्रैप किया था, जहां रंगे हाथ महिला अधिकारी पकड़ी गई थी। शराब कारोबार में रिश्वत मांगी थी, जिसके बाद में लोकायुक्त ने ये कार्रवाई की है और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि 1.5 लाख रुपए की रिश्वत मांगी गई थी। ज्यादा जानकारी लेंगे, विवेक लगातार जुड़े हुए। विवेक, जिला आबकारी अधिकारी पर गाज गिरती हुई नजर आ रही है, जहां रीनी गुप्ता ट्रैप की गई थी, रंगे हाथों ने गिरफ्तार किया गया था। फिलहाल क्या कुछ कार्रवाई इन पर हो रही है? बिल्कुल, लोकायुक्त पहले ही जिला आबकारी अधिकारी रीनी गुप्ता के खिलाफ कार्रवाई कर चुकी है। 1.5 लाख रुपए की रिश्वत ठेकेदार से मांगी गई थी और रिश्वत जैसे ही ठेकेदार देने के लिए कैबिन में गया, उसके बाद लोकायुक्त की टीम पहुंच गई और रीनी गुप्ता को 1.5 लाख रुपए की रिश्वत देते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया था। जी। अब विभागीय कार्रवाई हुई है और उन्हें सागर उड़न दस्ता में अटैच कर दिया है। रीनी गुप्ता के अलावा 5 साल पहले सहायक आबकारी आयुक्त रहे आलोक खरे पर भी कार्रवाई हुई थी और छापेमारी करते हुए लोकायुक्त ने करीब 100 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की और अभी भी फिलहाल लोकायुक्त में जांच चल रही है और बदस्तूर आलोक खरे विभाग में पदस्थ है। यानी कि सवाल इस बात का है कि रिश्वत कांड में फंसने के बाद भी उन्हें निलंबित नहीं कर दिया जाता है, क्योंकि नियम ही ऐसे हैं कि आसानी से अधिकारी बच जाते हैं। और ताजा मामला रीनी गुप्ता का ही है, जब 1.5 लाख रुपए की रिश्वत ली और करोड़ रुपए की संपत्ति होने का अनुमान लोकायुक्त की तरफ से लगाया गया। उसके बाद विभाग ने सिर्फ उन्हें सागर उड़न दस्ते में अटैच कर दिया। यानी कि जब तक जांच पूरी नहीं होती है या लोकायुक्त की कार्रवाई पूरी नहीं हो जाती, तब तक उन्हें निलंबित कर दिया जाता। तो ऐसे में भ्रष्ट अधिकारियों के हौसले बुलंद नहीं होते कि हर जनता से जुड़े हुए कामकाज और हर मामले में रिश्वत लेने पे उन पे कार्रवाई लोकायुक्त या फिर ईओडब्ल्यू नहीं करती। जी बिल्कुल, और ऐसे में जब भी ऐसी घटनाएं सामने आती है रिश्वतखोरी की, तो कहीं ना कहीं राज्य सरकार पर भी वो सवाल उठाया जाता है, क्योंकि जिस प्रकार से कांग्रेस की बात कर ली जाए तो कांग्रेस लगातार भ्रष्टाचार की, रिश्वतखोरी की आरोप लगा रही है और राज्य सरकार तो पूरी तरीके से अपना काम करती है, लेकिन उनके नीचे जो जिम्मेदार होते हैं वो अपनी जिम्मेदारी ठीक प्रकार से नहीं निभाते। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया विवेक, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए नादी टीवी। नमस्कार।